अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। क्योंकि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। वैसे तो अगर साइकोलॉजी की डेफिनेशन की बात की जाए तो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, लेकिन मेनली साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहती है। इसीलिए अक्सर मेंटल प्रोसेस को इंटरनल बिहेवियर का कहा जाता है। ठीक है जी, यानी मेंटल प्रोसेस जिसमें हमारी थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशंस, मोटिवेशन, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इस तरह की स्किल्स शामिल है, मेमोरी वगैरह, जिन्हें हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं, उन्हें हम इंटरनल बिहेवियर भी कह सकते हैं। और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जिसमें हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स, एक्शंस, रिएक्शंस, स्पीच, लैंग्वेज, मूवमेंट्स, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन वगैरह शामिल है, उन्हें हम एक्सटर्नल बिहेवियर कह सकते हैं। ठीक है जी, तो मेनली साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है कि हमारी बायोलॉजी में भी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। बायोलॉजी से मुराद हमारी मशीनरी के अंदर कौन सी चीज़ें हैं। अगर कॉमन सेंस से अगर इसका जवाब देने की कोशिश की जाए तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि ब्रेन बॉडी का वो ऑर्गन है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, लेकिन ब्रेन सिर्फ एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन ये सारा काम नहीं कर सकता, इसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है। तो जिन्हें बायोलॉजी की बेसिक्स की नो हाउ है तो वो ऑर्गन सिस्टम के बारे में यकीनन जानते होंगे, लेकिन जिसे ज़रा इसका आइडिया नहीं है, जिन्हें बायोलॉजी की बेसिक्स की इतनी नो हाउ नहीं है, उनके लिए मैं ज़रा बेसिक लेवल से स्टार्ट करके नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी है। ठीक है जी, सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट फंक्शंस की वजह से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बोन के सेल्स और तरह के होते हैं, बोन्स के। हार्ट के सेल्स और तरह के होते हैं, बॉडी क्योंकि बोन्स जो उनसे वो हार्ड होती है, सपोर्ट का काम करती हैं, इसलिए उनके सेल्स हार्ड होंगे। जो हमारा हार्ट है वो क्योंकि वो फैलता सुकड़ता है, उसने ब्लड की पंपिंग करनी है, इसलिए वो उसके जो सेल्स हैं जिनसे हार्ट मिलकर बना है वो ज़रा लचकदार होंगे। ठीक है जी, तो इसलिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स या फंक्शंस की वजह से जो सेल्स हैं वो भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो सेल्स का वो ग्रुप जो स्ट्रक्चर के एतबार से, फंक्शन के एतबार से एक जैसा होता है, उस छोटे ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये सेल्स या टिश्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, सॉफ्ट टिश्यूज़। ठीक है जी, यानी हमारी स्किन के सेल्स या टिश्यूज़ डिफरेंट हैं, बोन्स के डिफरेंट हैं, हार्ट के डिफरेंट हैं। ठीक है जी, लंग्स के डिफरेंट हैं, स्टमक के डिफरेंट हैं, ब्रेन के डिफरेंट हैं, इसी तरह। ठीक है जी, तो जो टिश्यूज़ हैं उनसे मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं। बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स मौजूद हैं, जैसे ब्रेन एक ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड वो एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन्स हैं, किडनीज ऑर्गन हैं, स्टमक एक ऑर्गन है, बोन्स ऑर्गन है। ठीक है जी, आइज, एयर्स, टंग, टिथ, ये सब ऑर्गन्स हैं। ये तमाम ऑर्गन्स जो उनसे हैं इनसे मिलकर सिस्टम्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका काम हम फूड इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करना होता है, यानी उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो हमारे सेल्स जो कि बहुत छोटे हैं उन तक पहुंच सके और वो उसको यूज़ कर सके अपने कामों के लिए। हर सेल अपनी जगह पर अपना काम कर रहा है। जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है, अपने सारे काम करता है, वो एक सेल होता है। इस तरह के हमारी बॉडी के अंदर अरबों खरबों जो उनसे सेल्स हैं, ठीक है जी, वो सभी उसी तरह अपना अपना काम कर रहे हैं। वो अपने हिस्से की खुराक भी लेते हैं, अपने हिस्से का काम भी करते हैं। ठीक है जी, तो खुराक को उस लेवल तक लेके जाना, उतना उसको बेसिक उसमें कन्वर्ट कर देना कि वो हर सेल तक पहुंच सके, तो ये काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हमारा माउथ या ओरल कैविटी शामिल है, उसमें टिथ है, टंग है, हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारी थ्रॉट है, थ्रॉट के बाद हमारी खुराक की नाली एसोफेगस है, फिर हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है जी, इसमें फिर कई किस्म के बाइल्स या जूसेस जो उनसे उसमें शामिल होते हैं, उसको मज़ीद और कुछ एक एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर। ये सब मिलकर फूड को
इतने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो आखिरकार स्मॉल इंटेस्टाइन्स में से ब्लड के अंदर चला जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज, खून की बहुत ही बारीक नालियाँ लिपटी होती हैं, जिन कैपिलरीज की जो दीवार होती है उसकी मोटाई भी एक सेल होती है, और जो हमारी छोटी आंत है उसके वो भी बहुत थिन होती है, बहुत पतली लेयर होती है, जिसके अंदर से खुराक इतनी पतली हो चुकी होती है कि वो ब्लड के अंदर वो डिफ्यूज़ कर जाती है। ठीक है जी, और फिर वो ब्लड के ज़रिए बॉडी के हर पार्ट तक या हर सेल तक पहुंच जाती है, ताकि हर जो सेल है वो उसे रिसीव करके अपना काम कर सके। तो ये बेसिकली एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह मैंने नाम लिया, ब्लड का जिक्र किया, तो वो एक सिस्टम का हिस्सा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर ब्लड की बात की जाए तो आप उसके ज़हन में फ़ौरन हार्ट आता है कि हार्ट पंप करता है, लेकिन हार्ट अकेला नहीं है। हार्ट के साथ आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, लंग्स भी उसमें एक अपना रोल प्ले करते हैं, ब्लड है, ब्लड के सेल्स हैं। ठीक है जी, तो ब्लड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सब का अपना अपना फंक्शन है। तो वो मिलकर एक पूरा सिस्टम चलाते हैं जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसका काम बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है, चक्कर लगाना है। खून बेसिकली बॉडी के हर हिस्से तक होके आता है, क्योंकि हमें पता है कि वेन्स और कैपिलरीज और आर्टरीज बॉडी के हर हिस्से तक गई हुई हैं। खून की शरियानें, वरीदें और कैपिलरीज, जिन्हें उरुक, शेरिया कहते हैं उर्दू में। ठीक है जी, लेकिन इंग्लिश में ऑब्वियसली इसका नाम आसान है। तो वो बॉडी के हर सेल तक जाती है, और वहाँ तक उनका काम, एक तो हमने देखा कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब करके हर सेल तक पहुँचाती है। इसी तरह वो बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन भी पहुँचाता है ब्लड। तो ब्लड के बेसिकली दो काम, मेजर जो फंक्शंस हैं, वो फूड की सप्लाई है और ऑक्सीजन की सप्लाई है। फूड अल्टीमेटली जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है, लेकिन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है कोई फूड या कोई फ्यूल, फूड हमारे लिए बेसिकली फ्यूल का काम करता है। कोई फ्यूल जब तक जलाया नहीं जाएगा तब तक उसे एनर्जी हासिल नहीं की जा सकती। तो वो हमारा जो फ्यूल यानी जो फूड है, जो कि एक्चुअली बाद में ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो एक मॉलिक्यूल होता है C6H12O6। जब तक उसको जलाया नहीं जाएगा, उसको ब्रेक डाउन नहीं किया जाएगा, तब तक उससे हम एनर्जी नहीं हासिल कर सकते। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बेसिकली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन भी जहाँ फूड जाएगा वहाँ ऑक्सीजन जाना भी ज़रूरी है, ताकि फूड और ऑक्सीजन यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में जब मिलते हैं तो C6H12O6 प्लस O2 ये जब आपस में मिलते हैं तो इनके आपस में मिलने से ग्लूकोज का जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है, और उससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी पानी, और एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हमारे सेल्स फिर अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एनर्जी रिलीज होने की अगर आपने एक्चुअली फील लेनी हो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स टूटते होंगे और उनसे एनर्जी खारिज होती होगी, तो आप जो चूने का पत्थर होता है यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर पानी डाल के देखें और उसके ऊपर हाथ करके देखें, तो वो एक्चुअली जो मॉलिक्यूल उसका टूटते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। आपको हीट बाकायदा फील होगी चूने के ऊपर पानी डालने से। ठीक है जी, तो इस तरह आप इमेजिन कर सकते हैं, आपको समझने में आसानी हो सकती है कि किस तरह हमारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के मिलने से ब्रेक डाउन होते हैं, और उस फ्यूल के तौर पर हम उस पर फूड को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम है उसकी सर्कुलेशन के लिए। ऑक्सीजन को भी पहुंचाना है, खुराक को पहुंचाना है, उसके लिए सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी तरह मैंने अब ऑक्सीजन का जिक्र किया, तो उससे रिलेटेड मैं सिस्टम का भी जिक्र करता चलूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब यानी आम अल्फाज में अमले तनफ़ुस या सांस का निज़ाम जो है, तो वो भी एक निज़ाम है जिसका काम है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर बॉडी से खारिज करना। ये बेसिकली हम कहते हैं सांस लेने का बेसिक अमल तो यही है। लेकिन मैंने आपको जैसे प्रीवियस सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बताया कि ऑक्सीजन हमें असल में चाहिए क्यों। आपसे कोई पूछे जी ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, आपके लिए जिंदा रहने के लिए। अगर जिंदा रहने के लिए भाई ऑक्सीजन जाकर करती क्या है जिससे हम जिंदा रहते हैं, हम जी सांस लेते हैं, तो वो तो कोई भी हवा हो सकती है, वो तो नाइट्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, तो फिर ऑक्सीजन ही क्यों। बेसिकली ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ मिलना होता है और उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ना होता है। किसी भी चीज़ को स्पेशली अगर जलाना भी हो ना आम खुले फ़ज़ा में, उसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए आग को बुझाने के लिए उसे ढांपा जाता है किस तरीके से, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन ना मिल सके। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई चीज़ जलेगी नहीं। इसी तरह ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए भी, या उसे आम कॉमन सेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और उसके लिए
ऑक्सीजन की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड की को उसकी एक्सक्रीशन के लिए एक सिस्टम चाहिए जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर हमारे नॉस्ट्रल्स, हमारा माउथ यानी ऑरल कैविटी, सांस की नाली यानी ट्रैकिया, हमारे लंग्स यानी कि और लंग्स में जो हवा की थैलियाँ हैं जिन्हें हम एलोलाई कहते हैं वो हमें चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रल्स के ज़रिए या माउथ के ज़रिए हवा अंदर जाती है और वो जाकर लंग्स की जो थैलियाँ उनके अंदर भर जाती है, और लंग्स की थैलियों के ऊपर भी उसी तरह खून की बारीक नालियाँ, जिस तरह छोटी आंत के ऊपर खून की बारीक नालियाँ होती हैं, तो वो उन थैलियों में से जिन्हें हम एलोलाई कहते हैं उनमें से ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वो खून की नालियाँ उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उन थैलियों के अंदर डिफ्यूज़ कर देती है। ठीक है जी। इस तरह फिर वो ऑक्सीजन खून के अंदर शामिल होकर बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम जब सांस बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, तो एक्सेल करने के दौरान उनसे वो बॉडी से खारिज हो जाती है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो हमारे सांस लेने के अमल के दौरान अंदर गई है, और कुछ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब ग्लूकोज और पानी और ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, तो वो भी फालतू कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो बॉडी से खारिज करनी ज़रूरी होती है। ठीक है जी। तो ये भी एक सिस्टम है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसी तरह इन तमाम सिस्टम्स को चलाने के लिए एक सिस्टम है जिसकी बेसिकली हमने बात करनी है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। इन तमाम जो सिस्टम है इनमें इनका आपस में राब्ता होना चाहिए, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन से इन्होंने काम करना है। ये तो नहीं कोई बेतरतीबी से अपनी मर्जी से कोई हिस्सा काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास कोऑर्डिनेशन से, एक ख़ास हार्मनी के साथ जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। इन तमाम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सेंटर और एक सिस्टम की ज़रूरत है। बेसिकली उसी कंट्रोल सेंटर को हम ब्रेन और उस सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये जो हमारा असल आज का टॉपिक है, ये भी एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम जैसे मैंने बताया कि वो सेल्स से स्टार्ट होता है, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरा जानदार यानी ऑर्गेनिज्म। तो इसमें भी सेल्स, खास तरह के सेल्स मौजूद हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हड्डियों के सेल्स डिफरेंट हैं, हार्ट के सेल्स डिफरेंट हैं, तो फिर ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम एक डिफरेंट किस्म की वो एक सिस्टम है और उसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं, उसके सेल्स भी डिफरेंट होंगे। तो उसके सेल्स बेसिकली, क्योंकि इसका काम बॉडी के अंदर कनेक्शंस बनाना है, जिस तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बॉडी के हर हिस्से तक उसने खुराक और ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो जो ब्लड है या ब्लड की जो वेसल्स हैं वो बॉडी के हर पार्ट तक जानी चाहिए। इसी तरह अगर ब्रेन ने बॉडी को कंट्रोल करना है तो इसका भी राबता होना चाहिए बॉडी के हर पार्ट के साथ। इसलिए ब्रेन का भी पूरी बॉडी के हर हिस्से के साथ राबता होता है। राबते के लिए खास तरह की वायरिंग हुई पड़ी है हमारी बॉडी के अंदर। वायरिंग ऑब्वियसली वो वायर्स लंबी होनी चाहिए, लंबी वायर्स बनाने के लिए जो सेल्स हैं वो भी आमतौर पर लंबी होनी चाहिए। तो नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो बेसिकली वो लंबे होते हैं शेप में। उनका एक ख़ास नाम है, उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है जी। तो वो बेसिक सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं, उनके मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन में हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है। ठीक है जी। ब्रेन के अलावा हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजर रहा है, या जो हमारी नर्व्स हैं, एक नेटवर्क जो वायर्स का हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, वो भी ऑर्गन्स हैं। ठीक है जी। और ये पूरा जो सिस्टम है जो ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और उन तमाम नर्व्स के नेटवर्क जो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है उनके मिलने से बन रहा है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी के हर पार्ट तक नर्व गई हुई है, बाजों में, हमारे हार्ट में, लंग्स में, किडनीज तक, लेग्स यानी हमारे पाँव की उंगलियों तक, हर हिस्से तक नर्व्स का नेटवर्क फैला हुआ है। वायरिंग हुई पड़ी हमारी ब्रेन के साथ, और फिर ब्रेन जो है उन्हें कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने बताया कि ब्रेन अकेला नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड है, पूरा वो नर्व्स का नेटवर्क है। तो इसलिए वो पूरा सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। तो इसे हमने बेसिकली समझने की कोशिश कर रही है। इसको समझने के लिए इसकी भी बेसिक से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो इसका जो सेल है वो चूंकि डिफरेंट होता है, अगर हम बात कर रहे होते सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हम कार्डिक सेल्स या कार्डिक टिश्यूज, जो हार्ट के जो सेल्स होते हैं या जो वेसल्स के जो सेल्स होते हैं, उनको पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम की तरफ आते हैं। अब हमारा चूंकि टॉपिक नर्वस सिस्टम है, इसलिए हम नर्व सेल या न्यूरॉन से स्टार्ट लेंगे। ठीक है जी। नर्व सेल या उसका स्पेशल नेम जो है न्यूरॉन है।
तो न्यूरॉन को पहले स्टडी करेंगे, उससे उस बेसिक जो रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर जो नर्वस सिस्टम है हमारा मेन जो टॉपिक है, जिसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एक्सेट्रा हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बेसिकली पहले तो आपको समझाना चाह रहा था कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर क्या है, यानी हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सी मशीनरी है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है, और बेसिकली उसमें उसे हम उस मशीनरी को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम क्या है या कोई भी सिस्टम क्या होता है, ठीक है जी, उसके लिए मैंने आपको पहले समझाया कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म वो क्या होता है, और फिर मुख्तलिफ किस्म के जो सिस्टम्स थे जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनकी मैंने एग्जांपल्स दी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो इन तमाम सिस्टम्स को, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी नर्वस सिस्टम का बाकायदा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।